हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। फर्स्ट वेलकम 11th क्लास। एंड आज की जो क्लास है, आज हम 11th क्लास के अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर जो है उसमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बताया गया है। किसी भी हम जब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो आज हम उसी को स्टार्ट करते हैं। जो मेन है उस आइटम्स को तो हमें देखना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्या है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड सर्विस को हम जब बायर एंड सेलर जब हम बेचते हैं या परचेज करते हैं किसी प्रॉफिट अर्निंग के लिए, और वो जो होता है रेगुलर बेसिस पे होता है। एक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होते हैं जो हमें प्रॉफिट होता है, जिससे वो हमारा बिजनेस एक्टिविटी होता है। और ये जो होता है ये मनी के टर्म्स में होना चाहिए। अब मान लो किसी गुड्स को हमने एक बार परचेज किया, फिर सेल कर दिया, और उससे जो प्रॉफिट हुआ उससे हम सेटिस्फाई हो गए, और उसके बाद जो है हमने कोई एक्टिविटी नहीं की। तो ये जो होगा ये हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन वो होती है जो किसी गुड्स या स्टॉक को खरीद कर हम रेगुलर बेस पर सेलर या वायर करते हैं और ये जो होता है ये कंसर्न विथ मनी, ये मनी के फॉर्म में होना चाहिए और इन्वॉल्व होता है गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंज से। और ये जो होता है इट हैज़ टू साइड रिसीव, एक जो होता है वो रिसीवर होता है और एक जो होता है वो गिवर होता है। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में होगी। ये जो होता है एक एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन भी होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज द समरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स वेदर कैश और क्रेडिट आर शो इन द परचेज अकाउंट। अब देखो परचेज अकाउंट एग्जाम्पल में मान लो कि परचेज अकाउंट्स है, ठीक है। परचेज अकाउंट में उस अकाउंट्स क्या होता है? एक समरी होती है। उस जो भी मान लो कोई भी हेड है तो उस हेड से रिलेटेड जितनी भी बात होती है वो हमारे जो अकाउंट्स होते हैं उसमें शो किए जाते हैं। मान लो हमने परचेज किए गुड्स को, तो उसमें जो हमने कैश में और क्रेडिट में परचेज किए होंगे वो भी परचेज अकाउंट में शो होगा। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग द मॉनेटरी वैल्यू। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द प्रोप्राइटर और पार्टनर विच इंक्रीज द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। तो ये जो होता है कैपिटल। अब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ अमाउंट लगाते हैं, हम गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो जो हम टोटल जितने भी हम गुड्स या सर्विस को खरीदेंगे या पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जितने भी हम इन्वेस्ट करते हैं एक पार्टनर द्वारा जो प्रोप्राइटर द्वारा जो इन्वेस्ट किया जाता है अमाउंट, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके बाद है ड्राइंग। अब कंपनी में पैसे को लगाना क्या होता है? कैपिटल। कंपनी नहीं, बिजनेस में जब पैसे को लगाते हैं तो वो हमारा हो गया कैपिटल। अगर हम अपने बिजनेस में से अगर पैसे घर के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हम पैसे को लेकर आ जाए तो वो क्या होगा हमारा? ड्राइंग। तो ड्राइंग्स क्या है? इट इज़ द अमाउंट विथड्रॉ ऑन गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब जो अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़, अपने यूज़ के लिए जब बिजनेस में से गुड्स या अमाउंट जो होता है वो विड्रॉ कर लेते हैं टेकन बाय अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो हमारा ड्राइंग्स होता है। उसके बाद जो है हमारे लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब इसमें देखो लाइबिलिटीज़ अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। तो अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ऑफ payable by the business liability toward the owner of the business
in term internal liability, on the other hand liability toward of outsider। तो इसमें भी लाइबिलिटीज जो होता है हमारा, एक इंटरनल होता है लाइबिलिटीज और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होता है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज क्या होता है, जिसको हम मान लो फॉर एग्जांपल इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है, ये जो होता है हमारा जैसे घर के खर्चे, जो ओनर है ओनर ने पैसे लगाए, ओनर के जो मम्मी पापा हैं उनसे पैसे लेकर फिर लगाए, तो वो भी तो हमारी लाइबिलिटीज हुआ, वो हमने किसी से लेकर अमाउंट को इन्वेस्ट किया है, तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटीज है। तो उसको जो हमारा इंटरनल लाइबिलिटीज है वो हम कभी भी पे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या फैमिली से हमने लिया है, वो घर के अंदर है या हमारे बिजनेस के अंदर ही है, तो वो हम कभी भी पे कर सकते हैं। पर जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है टूवर्ड क्रेडिट, बैंक्स एटसेट्रा, तो इसमें क्या होता है, ये क्रेडिटर्स से लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या होता है ये भी मैं बाद में बताती हूँ, बैंक से लेते हैं, तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हुए कि हम किसी बाहर वाले से जब हम अमाउंट या पैसे लेते हैं तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद जो लाइबिलिटीज है दो कैटेगरी में है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है पेबल आफ्टर 1 ईयर, और करेंट लाइबिलिटीज क्या है, पेबल विथ इन 1 ईयर। तो जो हमारा करेंट लाइबिलिटीज है ये क्या है, इसकी जो अमाउंट की जो पेबल मतलब क्या है, पैसे को पे करना। जो लाइबिलिटीज है ये हमारा जो है ये 1 ईयर, 1 साल के अंदर में हमें पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए। अब क्रेडिटर्स क्या होता है, देखो इसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स दो वर्ड आते हैं। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो क्या होता है और डेटर्स क्या होते हैं। जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब देखो जिसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, वो हमें डेटर्स हो गए, और क्रेडिटर्स क्या हो गए, जिसको हमें पैसे देने हैं, वो हमारे हो गए क्रेडिटर्स। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बाद में बताऊंगी कि आगे वो पॉइंट है तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी। तो जो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी है उसमें क्या है, पेबल आफ्टर 1 ईयर। जिस लाइबिलिटीज़ को हम 1 ईयर के बाद हम पे करते हैं वो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज होता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स, लंबे समय के लिए लोन्स होता है, उसका हम जो पे करते वो 1 ईयर के बाद करते हैं। उसके बाद जो हमारा एसेट्स क्या होता है, रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प टू गेट इकोनॉमिक इफेक्ट। एग्जाम्पल मशीनरी हो गए, स्टॉक हो गए, कैश हो गए, ये सारी हमारी एसेट्स होती है। जो भी बिजनेस में है, जो भी गुड्स या प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी एसेट्स हो गई, जैसे मशीनरी, स्टॉक, कैश। तो इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, हेल्ड फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी फॉर नॉट फॉर रीसेल। और जो करेंट एसेट्स होता है ये होता है हेल्प फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश, जिसको हम कैश में जल्द ही कन्वर्ट कर देते, जैसे डेटर्स हो गए, स्टॉक हो गए, ठीक है। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है ये अभी आपके काम नहीं आता, ठीक है। और वैसे इसका मतलब होता है टू बी डिस्कस्ड लेटर। ये जो होते हैं एसेट आर दोस एसेट विच आर neither tangible asset or nor intangible asset. They are those not written off in the year which they are incurred but in more than accounting period. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये रहने दो, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं और इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल क्या होते हैं, इसमें जैसे फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और जो इंटेंजिबल होते हैं उसमें गुडविल, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो हमारा टेंजिबल होता है, टेंजिबल में क्या है, जैसे जिस वस्तु को या किसी भी गुड्स को
हम देख या छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजिबल। और इनटेंजिबल किसे कहते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटेंजिबल। तो जो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स है उसमें फर्नीचर आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, और इंटेंजिबल में हमारा गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारे हमारे इंटेंजिबल में आता है। तो समझ में आ गया। अब रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट में ऐसे इनकम जो हमें इनकम मिलती है, ठीक है, इनकम की तरह ट्रेड किया जाता है। रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स ऑफ सेलिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विस। रिसिप्ट आर फ्यूचर कैटेगराइज इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है। जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, इट इज़ द अमाउंट रिसिप्ड और रिसीवेबल्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस और इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। देखो जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट हुआ, ये क्या है, दोनों में एक वर्ड याद रखना, ठीक है। कैपिटल में जो होता है वो कभी कभी होने वाले जो हमें प्रॉफिट होता है, या हम मान लो कभी कभी जो हमें प्रॉफिट मिल जाता है, उसको कैपिटल रिसिप्ट में होता है। और रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या होता है, जो हमारा रेगुलर प्रॉफिट, जैसे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जो हमारा कैपिटल रिसिप्ट है उसमें जो हमारा कभी कभी जो रिसिप्ट प्रॉफिट हो जाता है वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल फॉर गुड्स ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, लोन। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। ऐसे खर्चे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो कभी कभी हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जो रेगुलर हो, ठीक है। तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, एग्जांपल में इसमें परचेस ऑफ मशीनरी, मैन्युफैक्चर्स ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ फर्नीचर और कंप्यूटर टू कैरी ऑफ बिजनेस, ठीक है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसमें क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर बेस पे जो भी हमारा खर्चा होता है वो होगा। तो हम जो भी बिजनेस है, बिजनेस में सैलरी सबको देते हैं, रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है। तो ये सारे क्या हमारे रेवेन्यू रेगुलर खर्चे होते हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। अब जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है कि इट इज़ द एक्सपेंडिचर इन नेचर व्हाट इज द राइट ऑफ इज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर व्हाट विल गिवन बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मान लो कि ऐसी चीज़ जिसमें हम एक बार खर्चा कर देते हैं और उसका जो मतलब मान लो किसी चीज़ पे हमने एक बार खर्चा कर दिया, अब वो जो है हमारे आगे कई सालों तक वो हमें प्रॉफिट अर्न करवाते रहते हैं, तो वो हमारे क्या हुआ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, ठीक है।
रेवेन्यू क्या हुआ, जो भी हमें मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब हमने किसी दुकान से 10 रुपये में ख़रीदा है और उसमें हमने अपना जो किराया है या उस पर जो हमने खर्च किया है वो प्लस करके मान लो उसका 20 रुपये है, तो 10 और 20 टोटल कितना हो गया हमारा 30 रुपये। तो जो हमारे 30 रुपये आया वो हमारे रेवेन्यू है, जो हमें पैसा मिला है, जो हमें पैसे हमारे पास आया है वो हमारा रेवेन्यू हो गया। और एक्सपेंस क्या हो गया, खर्चा, ठीक है, एक्सपेंस हमारा खर्चा हो गया। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड द जनरेटिंग रेवेन्यू। जो भी हमें किसी प्रोडक्ट से, जैसे हमने अभी बोला था कि जो हमने एक्सपेंस किया है किसी प्रोडक्ट्स को बाई या सेल करने में, जो भी हमने एक्सपेंस किया है, खर्चा क्या है, वो हमारे क्या एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। प्रीपेड का मतलब देखो, पहले से ही हमने पे कर दिया, कोई हमारा एक्सपेंस था उसको, जैसे हम मान लो ट्यूशन जाते हैं, ठीक है, अब ट्यूशन की फ़ीस देना हमारे क्या है, एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है। अगर हमने अपनी फ़ीस पहले से ही दे दी, इस मंथ की फ़ीस पहले से ही दे दी, तो हमारा क्या हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो गया, अब मान लो कि मुझे फ़ीस देनी इस महीने की, मैं दूंगी अगले महीने, तो वो क्या हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम क्या है हमारा, इनकम में देखो एक चीज़ होता है कि इनकम हमें कैसे जनरेट होता है, जो रेवेन्यू होता है हमारा, रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को माइनस कर देते तो हमारी एग्जैक्ट इनकम निकल जाती है। जैसे मैंने बोला था कि 10 रुपये का प्रोडक्ट है, उसमें 20 रुपये हमने खर्च किया, ठीक है, और फिर हमें 30 रुपये रेवेन्यू हुए। तो इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो हमें रेवेन्यू 30 रुपये का हुआ, एक्सपेंस हमारा 20 रुपये का था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, हमें 30 का था रेवेन्यू, एक्सपेंस था 20 का, 10 रुपये हमारा जो हुआ वो हमारा इनकम हुआ। अब जो उसके बाद प्रॉफिट तो सबको पता ही होगा, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट द डिफरेंट बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड सर्विस, और नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न आफ्टर allow for the all expense in case expense are more than revenue, it is the net loss। उसके बाद गेन है, गेन इज द प्रॉफिट इरेगुलर और नॉन recurrent nature, it is the profit for arise from transaction which are operating activity for the business but are, ये वाला भी बाद में देखेंगे। लॉस का मतलब पता ही है, देखो उसको लॉस हो गया तो वो नीचे आंख में दब गया। उसके बाद देखो परचेस, ठीक है, परचेस क्या होता है, इन टर्म्स परचेस इज यूज टू परचेस ऑफ गुड्स for resale or for the producing the finished product which are also to be sold. The terms purchase include both cash and credit purchase of goods. Goods purchase for cash are termed cash purchase and goods purchase on credit are termed credit purchase। देखो इसमें 3 टर्म्स के बारे में बता दिया है। तो परचेज क्या होता है, किसी प्रोडक्ट्स को हम जब बेचते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये लेडी है, ठीक है, और ये आदमी है। तो लेडी क्या कर दिया है, अपने जो सामान है उसको यहाँ पर बेच लिया है, ठीक है, सेल कर दिया। और ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, ये परचेज कर रहा है। तो ये जो आदमी है ये परचेज कर रहा है प्रोडक्ट्स को। तो परचेज का मतलब होता है खरीदना। और ये जो परचेस होता है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस, ठीक है। कैश परचेस क्या होता है, जिसको हम कैश में खरीदते हैं, कैश में किसी प्रोडक्ट्स को हम खरीदते हैं तो वापस हम उसको जो सेलर होता है उसको पैसे देते हैं। और क्रेडिट परचेस क्या होता है, हम जब उधार में परचेस करते हैं। और परचेस रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं ये देखते हैं। परचेस रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर
सॉरी, तो देखो परचेस रिटर्न का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये आदमी था जिसने परचेज किया था वो क्या करेगा, अपने सामान को ले जाकर दोबारा लेडी को वापस कर देगा। तो ये हमारा जो भी सामान उसको वापस कर दिया दोबारा, वो हमारा होगा परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। इसको याद करने के लिए याद रखना, जो परचेस किया था उसको वापस करना। वापस करना क्या हो गया, आउटवर्ड, बाहर दे देना। तो जिसका सामान था उसी को रिटर्न कर देना, तो हमारा हो गया परचेस आउटवर्ड, सॉरी परचेस नहीं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है। अब ऐसे सेल है, सेल्स का मतलब अभी मैंने बता दिया था कि जब हम परचेस खरीदना, और सेल का मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पे सेल्स कौन कर रहा है, ये जो लेडी है ये है हमारी सेल्स कर रही है। ठीक है, ये लेडी जो है ये सेल्स कर रही है, जो सामान है उसको बेच रही है। ठीक है। अब इसमें भी जो ट्रांजेक्शन होती है 2 बेसिस पे होती है। ठीक है, एक तो होता है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। जो कैश में सेल्स होता है उसे कैश सेल्स, और जो क्रेडिट से उधार पे सेल्स होती है वो क्रेडिट सेल्स। अब जो सेल्स रिटर्न क्या हो गया, जो सेल्स रिटर्न जैसे परचेस रिटर्न हुआ था वैसे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। जो उन्होंने बेचा था, ठीक है, सेल्स किया था, ठीक है, और उसी को दोबारा रिटर्न कर लिया तो रिटर्न इनवर्ड, तो वो हमारा सेल्स इनवर्ड होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न हो गया। उसके बाद है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, बिजनेस में जिस चीज़ का भी हम काम करते हैं, जिस भी गुड्स या कुछ भी, मान लो किसी भी प्रोडक्ट्स के हम यूज़ करके जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं। मान लो किसी मशीन का हम मशीन का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी क्या होगी, गुड्स हो गई। उसके बाद है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। अब हम बिजनेस करते हैं उसमें जो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ हमारे पास अमाउंट नहीं, जो भी हमारे पास जो गुड्स होते हैं वो हमारे पास रह जाते हैं, वो काफ़ी सारे स्टॉक में रखते हैं। स्टॉक का मतलब क्या, इकट्ठा रह जाते हैं। होल में जब इकट्ठा रह जाते हैं तो उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो इसमें क्या होता है, डेटर्स का मतलब क्या, मैंने अभी पहले भी बताया था कि डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे हमें पैसे लेने हैं। ठीक है, जिससे हमें पैसे लेने हैं, कंफ्यूज मत होना। डेटर्स का मतलब है जिसे हमें पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर्स का मतलब है जिसे हमें पैसे देने हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है, एक हमारा जो चैप्टर है व्हील्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें क्या होता है, एक हाँ, जब वो अमाउंट, मान लो एक लड़का यहाँ पर, एक लड़का यहाँ पर, अब ये जो है और ये है, ये जो लड़का है ये इससे पैसे लेता है या कुछ उधार लेता है। ठीक है, मान लो अब वो क्या करता है कि बोलता है कि तुम ना मेरे पैसे वापस कर देना, मुझे प्रॉमिस करो। तो ये जो होता है एक बिल में लिख कर देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें क्या होता है कि वो लिख कर देता है कि मैं जो तुम्हारे पैसे हो मैं चुका दूंगा 3 मंथ, ये इसका होता है। ठीक है, तो वो एक बिल्स रिसीवेबल्स देता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स या बिल रिसीवेबल्स जो है, ये जो होता है ये बिल्स रिसीवेबल्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला है ये बिल्स रिसीवेबल्स हुआ, और यहाँ पे जो ये लड़का है जिसको देना है पैसे वो हमारा बिल्स पेबल होगा, वो हमारा क्रेडिटर्स में आएगा, जिसको पैसे देना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ट्रेड पेबल्स कैसे उदास बैठा है, क्योंकि उसको पैसे देना है, कैसे भी इकट्ठा तो करना ही है। ठीक है, क्रेडिटर्स देखो पैसे देना, ये क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, उसको पैसे देने हैं। बिल्स पेबल मैंने समझाई दिया। वाउचर क्या होता है,
वाउचर जो हमारा होता है एक डॉक्यूमेंट्स की तरह काम करता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट नोट्स। ये जो होता है हमारा वाउचर, ये एक डॉक्यूमेंट्स, एक एविडेंस की तरह काम करता है। जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कैश मोमो देते हैं। वो हमारे जो होता है, जैसे कोर्ट में कोई गड़बड़ हो जाती है किसी भी बिजनेस में, तो वो जो होता है वो वाउचर जो होता है एक एविडेंस प्रूफ की तरह माना जाता है, जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होता है उसका कैश मेमो या एविडेंस के प्रूफ में उसको दिया जाता है। कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on the attributable to a specific article, product और activities। उसके बाद हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लो एग्जांपल के लिए अगर हम कोई कपड़ा खरीदने गए, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एक कपड़ा 1000 का है और वहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है एक के साथ एक फ्री, तो ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, किसी चीज़ पे हमें डिस्काउंट मिल जाना, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वस्तु है उसमें उसको कैश डिस्काउंट पे पैसे कम करके उसको दे देना, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय टाइमली पेमेंट। हाँ, इसका देखो जो कैश डिस्काउंट होता है ये जो होता है इसमें बोलते हैं कि जो हमारे जो पेमेंट है वो अगर टाइम से पहले कर दिए तो हम डिस्काउंट देंगे, ठीक है। तो ये कैश डिस्काउंट होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस चीज़ की बुक्स ऑफ अकाउंट आर दोस बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द इंक्लूड कैश बुक और बैंक बुक, जर्नल, प्रॉपर लेजर। उसके बाद है एंट्री। अब बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी एंट्री की जाती है, ठीक है। एंट्री आर ट्रांजेक्शन एंड इवेंट व्हेन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन नाउ एज एंट्री। डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब जाना होता है। जब जो बिजनेस होता है उसमें ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें पैसे आते हैं तो उसको डेबिट कहते हैं, और जब बिजनेस ट्रांजेक्शन में ऐसा होता है जब वो पैसे जाते हैं तो उसको क्रेडिट कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर जो ओनर होता है, जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन जब किसी वस्तु की जब वैल्यू घटने लग जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लो मशीन हमने परचेज की थी, जब मशीन परचेज की थी तो उसकी जो वैल्यू है वो परचेस नहीं होगा, हाँ परचेस होगा, खरीदी थी, ठीक है। जब परचेस की थी तो उसकी जो वैल्यू थी 80,000 थी, और वो जब उसका टाइम जो है वो बढ़ता गया तो उसकी जो वैल्यू थी वो भी उसकी उतना ही नहीं रही, वो जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू भी घटती जा रही थी। जो वैल्यू घटती जा रही थी हमारा वो डेप्रिसिएशन हुआ। डेप्रिसिएशन इज अ फेल इन द वैल्यू ऑफ ऑन एसेट डिक्रीज टू यूसेज ऑफ विन इफ्लेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। जब जो कॉस्ट होता है उसका वो फेल्स इन द वैल्यू ऑन एसेट, किसी भी एसेट्स की जब वैल्यू कम होने लग जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बैड डेट्स क्या होती हैं? बैड डेट्स में ये देख लो, जो बैड डेट्स होता है, मान लो हमारे डेटर्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें पैसे मिलने हैं, पर जो डेटर्स है वो उसकी हालत जो है वो ख़राब हो गई है। वो जो पैसे थे, मान लो 80,000 उसे 80,000 पैसे देने थे, ठीक है, उसमें से वो 20,000 पैसे दे पाएगा, उसमें से जो 60,000
60,000 जो पैसे वो नहीं दे पाएगा। तो वो जो 60,000 है वो क्या हो गए, बैड डेट्स हो गए, उसकी ये जो थी दिवालिया हो गई, वो राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट में क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो अपनी जो लाइबिलिटीज होती है उसको पे करने में अवेलेबल नहीं हो पाता है। इंसॉल्वेंट इज द पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स, जो अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता। इसकी देख रहे जेब खाली हो गई, कुछ भी पे नहीं कर पाएगा। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो अपनी लाइबिलिटीज़ को भी पे कर पाएगा, ठीक है, और पे करने की क्षमता रखता है। सॉल्वेंट इज द पर्सन और एंटरप्राइज विच इन द पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स। उसके बाद बैलेंस शीट, जिसमें हमारी जो पोजीशन होती है, बिजनेस की जो पोजीशन होती है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हमारी बैलेंस शीट में पता चलता है। क्या एंटिटी, एंटिटी मीन्स द इकोनॉमिक्स यूनिट विच परफॉर्म इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटी एंटिटी मीन्स एंटरप्राइज एस्टेब्लिश इन अ accordance with law of engage in the business activities। तो हमारे जो हैं आज के मेन जो टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो नोट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, तो जिसको अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो नोट्स मैंने बनाए वो कैसे हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी है और नोट्स भी।